भारत सरकार में हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे संजय अवस्थी जी जो अर्की से विधायक है, हमारे विनोद सुल्तानपुरी जो कसौली से विधायक है, हमारे हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम जी, हमारे फिल्म फेडरेशन के चेयरमैन महेश्वर चौहान जी, यशवंत शास्त्रा अध्यक्ष सिमुडा, जैनम चंदेल जी जो हमारी महिला की कमीशन की अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी जो वाइस चेयरमैन एचपी एसआईडीसी के, विकेश चौहान जी, मुकेश शर्मा जी जो कि जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के हमारे चेयरमैन हैं, शिव कुमार जी, राहुल ठाकुर पूर्व में अध्यक्ष है, श्रीमती सोनिया जी, नागटा जी, रविंद्र सेठू जी, अरविंद गुप्ता जी, सेठी जी, जगमोहन मल्होत्रा जी, वेद वर्मा जी, हमारे शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत जी, हमारे विनोद ठाकुर जी, संध्रा डोल्टा जी, कंचन राणा जी, विनोद मिंटा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, चतर सिंह ठाकुर जी अध्यक्ष युवा कांग्रेस, हमारे गंगूराम मुसाफिर जी जो पूर्व स्पीकर थे, प्रदीप सूर्या जी, और अंत में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वार्ड नंबर 1 से अर्चना ठाकुर जी, नंबर 2 से सुनील साहनी जी, नंबर 3 से सरदार सिंह जी, नंबर 4 से संगीता ठाकुर जी, नंबर 5 से गीतांजलि शर्मा जी, नंबर 6 से सत्या वर्मा जी, नंबर 7 से पूजा तनवर जी, नंबर 8 से पूनम ग्रोवर जी, नंबर 9 से मीनाक्षी शर्मा जी, नंबर 10 से अंकुश सूद जी, नंबर 11 से हेमा शर्मा जी, नंबर 12 से ईश्वर दत्ता जी, नंबर 13 से नरेंद्र नीटू जी, नंबर 14 से सुलक्षणा कोड़ा जी, नंबर 15 से विनय भगवाल जी, नंबर 16 से अनीता जी, नंबर 17 से अरुणा ठाकुर जी। आप जानते हैं कि 17 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सोलन नगर निगम जब बनी थी उस समय सोलन नगर निगम के कुछ गांव जो थे सिर्फ इसलिए सम्मिलित कर लिए गए थे कि उसका कोई राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कुछ गांव के निवासी हमसे बात कर रहे थे। अभी क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, मेरा मानना है ऐसे गांव जो पुश्तैनी गांव हैं उनको अगर नगर निगम से निकालने की जरूरत पड़ी तो चुनावों के बाद इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। सोलन का एक बहुत बड़ा बैंक है बगाट बैंक, उसमें कई गरीब लोगों के पैसे हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं। गलतियां बगाट बैंक में कार्य करने वालों के जो प्रशासनिक अधिकारी पिछले काफी लंबे समय से रहे हैं उनकी रही है, लेकिन जब आम आदमी और गरीब आदमी का पैसा डूबता है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार संवेदनशील है। हम ऐसे बैंक की कारगुजारी को पुनः निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि गरीब का आदमी का बैंक का जो पैसा है वो ना डूबे, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, इस दिशा से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। अभी मैं जब रोड शो के माध्यम से यहां आ रहा था तो मेरे को जो इस बार के हमारे प्रत्याशी है मैंने ऊपर की तरफ देखा तो तारों का जाल है और यहां तक तारों का जाल बिछा हुआ किसी के घर के सामने से तार जा रही है। शिमला में हम अंडरग्राउंड डक्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं क्योंकि अब यह आचार संहिता लगी है। हमारा विचार है कि पूरे शहरों में जहां हमारी ज्यादा जनसंख्या और घरों के नजदीक टार है उनको अंडरग्राउंड डक्ट के साथ पूरा किया जाए। इस दिशा में हमारी सरकार आने वाले समय में ये जो गंज बाजार से लेकर जहां से हम बस स्टैंड तक है
जितनी भी ये ओवरहेड आ रही यहाँ गंज बाजार में भी नजर आ रही है, 1 वर्ष के भीतर, अभी मैं घोषणा नहीं कर सकता, इसको इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। 3.5 वर्ष पहले आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हमने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, एक काम की लालसा थी, क्योंकि जब कोई आदमी कल्पना भी ना करे राजनीतिक जीवन में आप जैसे से परिवार से उठकर संघर्ष की सीढ़ियां चले, तो उस समय अगर उसे सेवा का मौका मिलता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद मौका मिलता है, तो उसके मन में आम जनता के लिए दर्द होता है, पीड़ा होती है। और जब मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों की बैठक ली, तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब मैं जो चाहूंगा, जो सोच के साथ करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत धन होता है, जो कार्य करना चाहे उसको कर सकता है। अधिकारियों की बैठक में यह पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसने आम जनता के पैसे को बुरी तरह से लुटा दिया है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये क्या हुआ है। कहते भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से 6 महीने पहले इतने शिक्षा संस्थान खोल दिए, इतने हेल्थ के सेक्टर खोल दिए, इतने नोटिफिकेशनें कर दी वेटनरी तक की, पर उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की। क्या हुआ उसका असर? जो शिक्षा संस्थान खोले, उन शिक्षा संस्थानों में जो स्कूल में टीचर लगे हुए थे, अगर मेडिकल के 2 टीचर थे, नॉन मेडिकल का 1 टीचर था, तो उसको उठाकर दूसरे शिक्षा संस्थान में कर दिया, क्योंकि उन्होंने उन शिक्षा संस्थानों में नोटिफिकेशन की थी, नियुक्तियां नहीं की थी। हमने इस बात को समझा, और जब हमने इस बात को समझा तो हमने उस गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया। जहां आप लोगों के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो पाया कि केंद्र की सरकार ने 2021 में उसका गुणात्मक अध्ययन किया। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार 12 साल से है, उसी सरकार ने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अध्ययन किया और कहा कि 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। और गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमें आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा था। मैंने सोचा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आम परिवारों के बच्चे हैं, उनको हम धोखा दे रहे हैं। वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वो गुणात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया और पहला फैसला हमने ये किया कि अंतर क्या है। उस अंतर को पाड़ने के लिए हमने पाया कि पहली कक्षा से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकते हैं। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। दूसरा, उन शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति का दौर शुरू किया और तकरीबन 6000 टीचरों की नियुक्ति की, ताकि हम गुणात्मक शिक्षा में अव्वल नंबर पर आ सके। धीरे धीरे परिवर्तन देखिए। 3 साल बाद उसी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों का अध्ययन किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 2021 में गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर थे, उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करके हमें 5वां स्थान दिया। ये फर्क आया गुणात्मक शिक्षा का। इसके अलावा भी शिक्षा में और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। 150 स्कूल हमने सीबीएसई खोले। इससे पहले जो स्कूल खोले जाते थे, कोई सेंट्रल स्कूल खोलता था, नेताओं के पास जाना पड़ता था और 10 साल और 5 साल में एमपी के माध्यम से एक सेंट्रल स्कूल खुलता था। मैंने कहा कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों पिछड़े, क्यों अंतर रहे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अंतर में। हमने इस वर्ष से 150 स्कूलों को सीबीएसई कर दिया और 30 जून तक वहां हमने कम से कम सभी टीचरों की नियुक्ति करने का वादा अपनी जनता से किया है। ये कमिटमेंट होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
इन सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक, संस्कृत, योगा सभी प्रकार के टीचर उपलब्ध होंगे और आने वाले एडमिशन लेने में भी बहुत दिक्कत आएगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार आप लोगों ने मांगने की जो आम आदमी की सोच को आगे बढ़ाता है, जो आम आदमी की योजनाओं को आगे लाता है, उस सोच और योजनाओं को लागू करना ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। आपने मुझे बार बार सुना होगा, हमने कहा कि हम सत्ता में केवल सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन जहां शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, वहां हेल्थ सेक्टर भी इससे पीछे नहीं रह गया है। हेल्थ सेक्टर में हमारे 5 मेडिकल कॉलेज है। जब मैंने उनका अध्ययन किया तो ये पाया कि मेडिकल कॉलेज में 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं। तो ये किस बात को साबित करता था कि आपका अल्ट्रासाउंड तो हो रहा है लेकिन वो ढंग से उसका नजर नहीं आ रहा, डॉक्टर मेहनत भी कर रहे हैं। फिर क्या होता था, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता था, आप कभी पीजीआई चले जाते थे, कहीं और चले जाते थे, आपकी जेब से डबल खर्चा होता था। हमने फैसला किया कि अपने संसाधनों से हम उसको मजबूत करेंगे। मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हम एम्स में गए, एम्स में देखा कि कौन कौन सी मशीनें लगी है, जो दिल्ली का एम्स हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल है। और हमने वो ही मशीनें आज आईजीएमसी में लगाई है, टांडा में लगाई है, नेर चौक में लगाई है। आज रोबोटिक सर्जरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, रोबोटिक सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए की होती है, हम आज 30,000 रुपए में कर रहे हैं और 70,000 रुपए की उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। एमआरआई 3 टेस्ला जो टेक्नोलॉजी आज दिल्ली में है, वो आज हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में आज तक पीजी की सिर्फ 250 सीटें थी, हमने 250 और बढ़ाकर 500 किया है। शिफ्ट की पोस्टों को बढ़ाया ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमने अपने कार्य किया। यही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई सरकार गांव के लोगों का नहीं सोचती थी, हमारी सरकार ने गांव के लोगों का सोचा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 3 साल पहले जो दूध 32 रुपए प्रति लीटर खरीदते थे सरकार, वो आज 61 रुपए लीटर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार उनसे खरीद रही है। प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को हम 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं, मक्की को 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं। और जो हल्दी पैदा करने वाले लोग हैं, आप अपना फॉर्म भरिए, अगले साल 150 रुपए किलो के हिसाब से आपसे हल्दी खरीदी जाएगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। 3 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम, जिससे हमारी आय का पता लगता है, कभी भी इतनी नहीं बढ़ी, बढ़कर 1,78,000 से 2,83,000 होगी। ये हमारा नीतिगत बदलाव था जिस दिन से हमने इस राज्य की जब सत्ता संभाली थी, प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। प्रदेश में इतिहास की 2 बड़ी आपदाएं आई, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 23,000 घर या तो आंशिक रूप से टूट गए या पूर्णतया नष्ट हो गए। मैं सब जगह गया, मैंने उन बिगड़ते परिवारों को देखा जिन्होंने कहा हमने दिन रात की मेहनत की कमाई करके एक पक्का घर अपने आप बनाया था। ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि वो पक्का घर, आपदा आएगी, तेज बारिश आएगी, उस तेज बारिश में रातों रात जिस घर में एक रात पहले वो सो रहे थे, खाना खा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक वो घर उनको छोड़कर चला गया, पूरा घर ढह गया, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं था। पूरी जगह जाकर जब हमने देखा, हमने कहा कि इन्हें कितना पैसे की राहत दी जा सकती है। यही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। मैंने कहा हम आम परिवार से आते हैं, 1.5 लाख में एक वॉशरूम भी नहीं बन सकता। कहते हैं नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं। मैंने कहा आपदा प्रभावित परिवार और आम परिवार के लिए हमने नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। आप पता कर सकते हैं, जिनके घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए उन्हें हमने 2023-24 में 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। और 25-26 में जब आपदा आई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, गगन एयरपोर्ट पर हमारी बैठक में सर्वे किया और सर्वे में हमने नहीं कहा
दिल्ली के प्रेस से, उनके ट्विटर हैंडल से आया कि हम आपको 1500 करोड़ रुपया देंगे। हमने खुश हुए कि चलो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार की कुछ राहत होगी। आज तक वो 1500 करोड़